Today we will discuss elasticity. इलास्टिसिटी डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है, इफ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब है उसकी शेप चेंज करने के लिए अगर हम कोई फोर्स लगाएं और फोर्स लगा करके उस फोर्स को रिलीज कर दें, तो दो पॉसिबिलिटी आपकी पॉसिबल हैं। एक तो क्या पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेता है, और दूसरा डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। दो पॉसिबिलिटी। अब अगर हमारे पास ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट। और अगर नहीं कर पाता तो हम उसको बोलते हैं इनइलास्टिक। और प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रिगेन करती है, द प्रॉपर्टी by virtue of which सर हाँ सर रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या है? डिक्शनरी देखो। रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है ओरिजिनल शेप, वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो इलास्टिक बॉडी है। ठीक है सर। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट regains its original configuration regains its original configuration is called elasticity. अब ये चीज होती क्यों है, इसके पीछे क्या है हमारे पास। What is behind this? एक टर्म है जिसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब उसकी शेप चेंज करने के लिए फोर्स लगाया। शेप चेंज करने के लिए हमने उसकी फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। तो विद इन द ऑब्जेक्ट एक फोर्स डेवलप हो जाता है जो इस डिफॉर्मेशन का अपोज करता है।
ये साहिल यादव कौन है? अगर कोई फ्रेंड है इसका तो इसको कह दो पहले मैसेज करे, मुझे बाद में फिर एंट्री दूंगा। डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हम अप्लाई करें तो बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, और बॉडी को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है तो ही ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आएगी, तो ही आएगी, नहीं तो नहीं। तो हमारे पास अगर रिस्ट आमतौर पर क्या होता है, कंप्लीट इलास्टिक बॉडीज में, कंप्लीट जो परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज हैं, परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज हैं, परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज में आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज में रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो इक्वल एंड अपोजिट टू डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। और यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करके चलते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है आपके पास? स्ट्रेस है रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। Restoring force developed per unit area is called what? Stress. यानी स्ट्रेस क्या है मेरे पास? स्ट्रेस है आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स प्रेशर हो गया सर, ये बेटा प्रेशर हो रीस्टोरिंग गया। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये रिलेशन होगा, यानी समथिंग लाइक प्रेशर है, पर प्रेशर ऊपर से लगता है और ये विद इन द बॉडी डेवलप होता है। इसके एसआई यूनिट क्या हो गए बेटे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस को हम मोटे तौर के ऊपर दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेस को हम मोटे तौर पर दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल स्ट्रेस, एक हम बात करके चलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कब? जब हम बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगाएं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगाएं, तो क्या है आपके पास? नॉर्मल स्ट्रेस। और अगर हम अलोंग द सरफेस फोर्स लगाएं, टेंजेंशियल टू द सरफेस लगाएं, टेंजेंशियल टू द सरफेस अगर हम लगाएं तो हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस है। सॉल्व ऐसे ही करना है। मान लो मेरे पास ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगाएं तो इट इज पॉसिबल दैट कि ये हाइट कम हो जाए। अगर उल्टा लगाऊं, तो ये हाइट क्या कर जाए? इंक्रीज कर जाए। तो अगर ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है जब, तो मेरे पास कैसा स्ट्रेस है? नॉर्मल स्ट्रेस है। और अगर यही फोर्स मेरा टेंजेंशियल टू द सरफेस लग रहा है, जैसे इस सरफेस के ऊपर मैंने इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा दिया, ये फोर्स लगा दिया, तो आपके पास ये क्या होगा? ये आपका टेंजेंशियल फोर्स होगा, और जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो भी क्या प्रोड्यूस होगी? हमारी टेंजेंशियल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी।
अब आपके पास बात आती है एक और चीज की जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है हमारे पास क्या चीज है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय व्हाट? ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसको स्ट्रेन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई वायर है, ये मेरे पास कोई वायर है, इसके इस कोने के ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया जिसकी वजह से इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर गई। कितनी लेंथ इंक्रीज कर गई? डेल्टा एल इंक्रीज कर गई। पहले से कितनी लेंथ थी? एल थी। तो आपके पास इस तरह की स्ट्रेन को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है डेल्टा एल अपॉन। अगर मेरे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने चारों तरफ से फोर्स लगा दिया, सभी डायरेक्शन से फोर्स लगा दिया इसको, और ये कंप्रेस हो गई, ये कंप्रेस हो गई, तो इसके वॉल्यूम में चेंज आया डेल्टा वी। ओरिजिनल वॉल्यूम था वी, तो ये मेरे पास क्या हो गई? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई। यहाँ पर मेरा वॉल्यूम क्या है? डिक्रीज्ड है, तो इसलिए हम इसको डेल्टा वी को माइनस डेल्टा वी। तो ये कैसी स्ट्रेन होगी मेरे पास? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी। तीसरी स्ट्रेन है मेरे पास जिसको शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। अब इस सरफेस को मैंने क्या किया? इस सरफेस को मैंने ऐसे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर दिया। टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर दिया जिसकी वजह से ये वाला जो सरफेस है, कौन सा सरफेस? ए बी सी डी, ये आपके पास फॉरवर्ड डिस्प्लेस हो गया। और ये हमने जो सरफेस है ई एफ जी एच, इसको हमने फिक्स रख रखा है। इसको हमने क्या रख रखा है? फिक्स रख रखा है। तो ये सरफेस आगे सरक गया तो थोड़ा सा हमारे पास इस तरह से ये बन जाएगा। ये हमारे पास ये सरफेस ये ऐसे पहुंच गया, ये ए डैश आ गया, ये बी डैश आ गया, ये सी डैश आ गया और ये डी डैश आ गया। तो ये हमारे पास ओरिजिनली जो लाइन थी वो हमारे पास यहाँ थी, अब वो रोटेट कर गई। ये एंगल किसके बराबर है आपके पास? थीटा के बराबर है। थीटा के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास इस थीटा को हम, दिस थीटा इज सेड टू बी, दिस थीटा इज सेड टू बी shearing strain। इस थीटा को शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं। और ये क्या हो गया मेरे पास? अगर ये लेंथ मेरे पास किसके बराबर थी? एल के बराबर थी, और ये मेरे पास किसके बराबर है? डेल्टा एल के बराबर है। तो क्या हुआ हमारे पास? ये थीटा जो है हमारे पास ये किसके बराबर हो गया? डेल्टा एल। एक मेरे पास सिलेंडर है, ये मेरे पास सिलेंडर है, इसको हमने ये वाला जो सरफेस है हमने इसका फिक्स कर दिया, ये वाला सरफेस हमने इसका फिक्स कर दिया।
ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ये ओरिजिनली परपेंडिकुलर है, ये ओरिजिनली परपेंडिकुलर है, ये सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल सरफेस का एक पॉइंट है। अब हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स रखते हुए इसको ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, हिंदी में जिसको मरोड़ना बोलते हैं। हमने इसको ट्विस्ट कर दिया। अब ट्विस्ट कर दिया तो ये मेरे पास, ये तो मेरे पास एक फिक्स सरफेस है ओ, ये ए पॉइंट आपका ए डैश पर चला गया, ये भी मेरे पास ट्विस्ट किया इस एक्सेस के अबाउट, तो ये भी हमारे पास हो गया। ये एंगल अल्फा और ये एंगल मेरा बीटा, तो क्या हम अल्फा और बीटा में रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं? ये मेरे पास रेडियस हो गया और ये मेरे पास लेंथ हो गई, तो बेटा अल्फा एंगल तो डिफाइन हो गया ए डैश आर्क अपॉन रेडियस किसके बराबर, एल के बराबर। तो यहां से तो मेरे पास ए डैश किसके बराबर आ गया, अल्फा एल के बराबर आ गया। अगर मैं इस फिगर को देख करके चलूं तो मेरे पास बीटा डिफाइन हो गया, क्या डिफाइन हो गया, बीटा दैट इज इक्वल टू ए डैश बाय आर। आर। तो यहाँ से मेरे पास ए डैश किसके बराबर हो गया, आर बीटा। तो दोनों चीजों को हमने कंपेयर कर दिया, तो क्या हो गया मेरे पास, इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, अल्फा एल इज इक्वल टू आर बीटा। अब हम आगे चलते हैं, एक बात करके चलते हैं हुक्स का। सर एक बार ऊपर करो। हाँ ठीक है बस। एक बार स्ट्रेन वाले पे फिर जाना सर, स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, सर, स्ट्रेन वाला एक बार निकालो सर, स्क्रीनशॉट लेना बेटा अभी मैं ना जैसे, चलो वैसे मैं अभी जैसे क्लास खत्म होगी ना वैसे इस आपके लिए वो डाल देता, अभी डाल देता मैं आपके लिए, ठीक है सर। अभी डाल दूंगा, जस्ट क्लास ओवर होते ही डाल दूंगा, ठीक है। अब एक हम बात करके चलते हैं, ये अब आराम से उतार लो, अब काम की चीज मैं बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, मान लीजिएगा एक हमारे पास वायर है, एक वायर है, इसको हमने कोई वेट लटकाया, वेट का मतलब लोड। तो जब इसका लोड लटकाया तो इसकी लेंथ में चेंज आया, लेट दिस इज डेल्टा एल। तो अगर आपका इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट का मतलब है अगर हम लोड हटा दें, अगर हम लोड हटा दें तो वापस कंप्लीटली किसमें जाए, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में जाए, उसको हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो हुक्स लॉ कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ये जो मेरे पास एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, ये आपका हुक्स लॉ है, पर ये विद इन इलास्टिक लिमिट एप्लीकेबल है। बाद में फिर इसको मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाइड फॉर्म। मॉडिफाइड फॉर्म क्या कहती है, वो कहती है स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या होगा अगर हम किसी बॉडी को डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे? तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्म होगी, यानी क्या प्रोड्यूस होगी हमारे पास? स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। उस स्ट्रेन का अपोज करने के लिए स्ट्रेस डेवलप होगी। तो जो ये स्ट्रेस डेवलप होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगी, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन is a constant, and this constant is said to be modulus of elasticity। यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो कांस्टेंट आएगा उसको क्या बोला जाएगा? उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाएगा। यानी मोटी सी बात है, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करके चलूं, इफ आई प्लॉट ए ग्राफ स्ट्रेस का किसके साथ? स्ट्रेन के साथ, तो विद इन इलास्टिक लिमिट दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या होगी? आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, और स्लोप जो है इसका, स्लोप जो है वो क्या देगा आपको? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमने टाइप ऑफ स्ट्रेस के अनुसार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके ऊपर आपके अब न्यूमेरिकल आएंगे, आज जो टेस्ट होगा उसमें यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब किसी वायर को अब अगर आप किसी वायर को खींचेंगे, ये F फोर्स लगाया मैंने कितने एरिया के ऊपर? इस A एरिया के ऊपर लगाया। अगर आप इस वायर को स्ट्रेच करेंगे तो इसका लेंथ जो है दैट इंक्रीजेस बाय डेल्टा L। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी Y क्या है? Y है आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यानी ये हमारे पास F अपॉन A डिवाइडेड बाई डेल्टा L। तो ये हो गया मेरे पास एफ एल अपॉन ए डेल्टा L। और कई बार ए जो है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर भी लिखा जाता है। आर क्या है यहाँ पर? आर क्या है यहाँ पर? रेडियस। तो ये हमारे पास y हो गया। इसके ऊपर बेटा आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। ए किसके बराबर? पाई आर स्क्वायर के बराबर, और डेल्टा यंग्स मॉडुलस का फार्मूला है। अब एक चीज और है। सर हाँ हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बॉडी हमेशा इलास्टिक रहेगी? हाँ, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसके ऊपर आपके पास ये सरफेस मेरा फिक्स्ड है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। और ये फोर्स जब हमने लगाया तो इट इज आल्सो पॉसिबिलिटी दैट इसकी लेंथ तो बढ़ जाए, बट इसका जो डायमीटर है वो क्या कर जाए? खींचेगी तो डायमीटर क्या कर जाए आपका? डायमीटर आपका डिक्रीज कर जाए, लेंथ इंक्रीज कर जाए और डायमीटर डिक्रीज कर जाए। तो वो हमारे पास लेटरल स्ट्रेन बनता है। और अगर लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ अगर इंक्रीज होगी लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो आपके पास क्या कहते हैं, ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट डायमीटर क्या करेगा आपका? डिक्रीज करेगा, और लेटरल स्ट्रेन आपका डेल्टा डी अपॉन डी के बराबर। तो यहां से मेरे पास
एक रेशियो डिफाइन होता है जिसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। और पॉइजन्स रेशियो क्या है आपका, सिग्मा से लिखते हैं माइनस डेल्टा डी अपॉन डी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल। ये हमारे पास क्या चीज है, पॉइजन्स रेशियो। नेक्स्ट, दूसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है हमारे पास, सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जिसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कई लोग इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कई लोग इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। और है क्या ये हमारे पास, ये आपके पास इस तरह की ऑब्जेक्ट के लिए है, चारों तरफ से हमने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, चारों तरफ से हमने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया और इसका वॉल्यूम क्या कर गया, v से डिक्रीज होकर के कितना हो गया, v माइनस डेल्टा v हो गया। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर है, ये हमारे पास मोटी सी बात है दोबारा से F बाई ए डिवाइडेड बाई माइनस डेल्टा वी। F बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, F बाई ए को हम लिख सकते हैं इंक्रीज्ड प्रेशर, कुछ पहले से लग रहा होगा कुछ हमने और लगा दिया, इंक्रीज्ड प्रेशर डिवाइडेड बाई डेल्टा वी और ऊपर चला गया v और साथ में माइनस। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मोटा सा क्या हो गया मेरे पास, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया b इज इक्वल टू k इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा p। डेल्टा p क्या है, इंक्रीज्ड प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल्टा। अच्छा, यहाँ से अगर मैं डेल्टा v अपॉन v कैलकुलेट करके चलूँ तो वो किसके बराबर हो गया मेरे पास, माइनस ऑफ डेल्टा p अपॉन k। ये अब अगर मैं बात करके चलूं, एक और टर्म है जिसको हम बात कर, अच्छा एक और, हम किसी बॉडी को वाटर के सरफेस से कितने डेप्थ पर लेकर के गए, h डेप्थ पर लेकर के गए, तो प्रेशर कितना इंक्रीज हो जाएगा उसके ऊपर, h डी। अगर हम किसी बॉडी को वाटर के सरफेस से d डेप्थ के ऊपर लेकर के चले गए तो कितना आपके पास हो जाएगा, h डेप्थ के ऊपर लेकर के चले गए तो कितना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, h रो जी। क्या हुआ हमारे पास, वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको वाटर में नीचे ले गए, 1000 मीटर नीचे लेकर के चले गए तो उसका वॉल्यूम कितना चेंज हो गया या डेंसिटी कितनी चेंज हो गई उसकी, वो चीज कैलकुलेट करनी है। तो वो चीज हम कैलकुलेट करके कैसे चलेंगे, भाई सीधी सीधी बात है, हमारे पास मास किसके बराबर है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास। अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूं, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू मास कांस्टेंट होता है 0। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी के। ठीक है, अब माइनस डेल्टा वी अपॉन वी किसके बराबर आया, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी आपका ये लिखा, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा पी की वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल्टा पी की वैल्यू होगी एच रो जी। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और टर्म है आपके पास यहीं पे डिफाइन करता हूँ जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। सर के कांस्टेंट, हाँ, के बल्क मॉडुलस है बेटा, कांस्टेंट है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी आपका रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। आपके पास कंप्रेसिबिलिटी या फिर क्या कहते हैं बल्क मॉडुलस, आमतौर पर जब वाटर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेरिक यूनिट बताते हो, कौन सी यूनिट बताता है,
एस फॉर एटमॉस्फेरिक यूनिट। तो अगर मेरे पास बल्क मॉडुलस एटमॉस्फेरिक यूनिट में है तो मैं उसको एसआई सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करूं? उसको एसआई सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करूं? तो आपको पता है कि आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? That is nearly equal to 1.01 into 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। बेटर कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन इजी हो जाए उसके लिए हम इसको 1 into 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या चीज है? बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस। क्वेश्चन इन्हीं दो में से आते हैं, तीसरे में से क्वेश्चन नहीं आता, बट मैं फिर भी तीसरा बता रहा हूं आपको, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये हमारे पास सर ये एक बार ऊपर करना। ठीक है सर। ये हमारे पास उसी तरह से अभी मैंने एक क्यूब ले लिया, इसका ए बी सी डी सरफेस जो है वो हमने फिक्स कर दिया, और जो ये वाला सरफेस है इसको हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया एफ के बराबर। इस सरफेस का एरिया ए के बराबर है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमारा ईटा से रिप्रेजेंट होता है, तो स्ट्रेस तो हो गया एफ बाई ए के बराबर डिवाइडेड बाई, और ये जो लाइन थी मेरी ओरिजिनली इस लाइन के परपेंडिकुलर थी, ये यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई, ये ऊपर वाला सरफेस आगे सरक गया, थीटा थीटा। तो ये हमारे पास डिवाइडेड बाई थीटा, ये हमारे पास क्या चीज हो गई? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा दोबारा से किसके बराबर है? अगर ये मेरे पास डेल्टा एल के बराबर है और ये मेरे पास किसके बराबर है? एल के बराबर है, तो थीटा मेरे पास दोबारा से किसके बराबर हो गया? डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर हो गया। ये आपके पास सॉल्व कर दिया। अब एक न्यूमेरिकल और आता है इसके अंदर, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, और वो क्या है हमारे पास? एनर्जी स्टोर्ड बाय ए स्ट्रेच्ड वायर, ठीक है, एंड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब एनर्जी क्या होती है हमारे पास? वर्क डन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वर्क डन किसके बराबर होता है? हमारे पास जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन होता है, रेस्टोरिंग फोर्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन होता है, तो शुरू में एक्सटेंशन जब जीरो था तो भी रिस्टोरिंग फोर्स जीरो था, और फाइनली रिस्टोरिंग फोर्स एफ के बराबर। तो हमारे पास वर्क डन हमारे पास किसके बराबर आया? वर्क डन आया हमारे पास एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन। एवरेज फोर्स किसके बराबर हो गया? जीरो प्लस एफ फाइनल फोर्स है डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया। वर्क डन किसके बराबर आ गया? 1/2 एफ इंटू डेल्टा। ये तो वर्क डन आ गया। अब वर्क डन को मैं अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो अगर ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर था, एल लेंथ ऑफ द वायर थी, तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया। अब एफ बाई ए क्या हो गया मेरे पास? स्ट्रेस। और डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो गया मेरे पास? स्ट्रेन।
तो ये मेरे पास एनर्जी डेंसिटी है। क्या चीज आ गई? एनर्जी डेंसिटी। अगर मैं इसको वायर के लिए दूसरी फॉर्मूले में कन्वर्ट करके चलूँ तो y जो है हमारे पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन किसके बराबर हो गया? स्ट्रेन हो गया आपका स्ट्रेस अपॉन y के बराबर। तो ये हमारे पास हो गया 1/2 स्ट्रेस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई y। या फिर इसको इसी तरह से सॉल्व करके चलोगे तो हाफ y मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन स्क्वायर। तो अब अगर मेरे पास एनर्जी स्टोर्ड बाय द वायर कैलकुलेट करना हो, एनर्जी स्टोर्ड बाय वायर कैलकुलेट करना हो या बॉडी कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करेंगे? तो हम एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम ऑफ बॉडी से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। एनर्जी डेंसिटी का कौन सा फार्मूला लगेगा? एनर्जी डेंसिटी के ये 3 फार्मूले मैंने लिख दिया आपके लिए। एनर्जी डेंसिटी के लिए 3 फार्मूले लिख दिए। कौन से 3 फार्मूले लिख दिए? ये 3 फार्मूले आपके लिए लिख दिए एनर्जी डेंसिटी के लिए। These are the formula for energy density. हाँ बेटा। एनर्जी डेंसिटी खुद ही वर्क डन बाय वॉल्यूम होती है, तो उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन नहीं बच गया सर? हाँ वही तो चीज कैलकुलेट कर रहे हैं ना बाद में हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा? व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द वायर, नॉट एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड बाय द वायर। तो पहले हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? एनर्जी डेंसिटी। भाई हमारे पास टर्म्स का पता नहीं क्या, आमतौर पर डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं दिया हुआ होता, आमतौर पर स्ट्रेस दिया हुआ होता है या स्ट्रेन दिया हुआ होता है, इस तरह से आपके पास होता है। तो एनर्जी डेंसिटी अगर दी हुई हो तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके टोटल क्या कैलकुलेट कर दो? उसका वर्क डन। ठीक है बेटा। छोटे छोटे 1-2 न्यूमेरिकल करवाता हूँ आप। पहला, एक वायर है जिसका यंग्स मॉडुलस y1 है। एक वायर इसके सीरीज में और लगा दिया जिसका यंग्स मॉडुलस किसके बराबर है? y2 के बराबर है। इसकी लेंथ किसके बराबर है? L1 के बराबर है। इसकी लेंथ किसके बराबर है? L2 के बराबर है। और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? फोर्स। तो वो पूछ रहा है रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन द टू वायर्स क्या है? रेशियो ऑफ एक्सटेंशंस इन द टू वायर्स, यानी क्या चीज पूछ रहा है वो? डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगी हुई हैं, जितना फोर्स आपको आप सेकंड वायर के ऊपर लगाओगे उतना उतना फोर्स आपका फर्स्ट वायर में ट्रांसफर हो जाएगा अगर सीरीज में लगी हुई है। तो फोर्स अगर बराबर हो जाएगा हमारे पास तो हम क्या लिखेंगे बेटा? y1 इज इक्वल टू एफ अपॉन a1 डिवाइडेड बाई डेल्टा L1 अपॉन, और y2 किसके बराबर लिखेंगे? f अपॉन a2 डिवाइडेड बाई डेल्टा L2 अपॉन L2। इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 आ जाएगा। हो सकता है वो आपको डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 दे के रखे, तो दे के रखे तो 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 आ गया, एक हमारे पास डेल्टा L1 डिवाइडेड बाय डेल्टा L2 आ गया। और वैल्यू पुट करके हमने इस चीज की वैल्यू इंडिविजुअली निकाली, डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की वैल्यू जो है हमने इंडिविजुअली। एक और क्वेश्चन होता है व्हाट इज द चेंज इन डेंसिटी। तो चेंज इन डेंसिटी के लिए चेंज इन डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वो मैंने आपको बता ही दिया है। क्या है हमारे पास? डेल्टा माइनस वी अपॉन वी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई के। के क्या है आपके पास? बल्क मॉडुलस।
कई बार वो कंप्रेसिबिलिटी दे रखा होता है, तो वो आपके पास रेसिप्रोकल यानी 1/k किस चीज के बराबर है, कंप्रेसिबिलिटी, यानी माइनस डेल्टा V अपॉन V, ये डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाय कंप्रेसिबिलिटी। डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, कंप्रेसिबिलिटी। और माइनस डेल्टा V अपॉन V किसके बराबर है, डेल्टा रो अपॉन रो के। एक चीज और अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया कि भाई एनर्जी स्टोर्ड किसके बराबर होगी, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी के 3 फार्मूले हैं, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, या फिर हाफ y स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और चीज है, बड़ा एक अटपटा सा क्वेश्चन है। एक चीज पूछी जाती है आप लोगों से, एक रबर है आपका और एक स्टील है, विच इज मोर इलास्टिक। इनमें से ज्यादा इलास्टिक क्या है? आपको दिखने में तो आपको रबर से इलास्टिक लगता होगा, बट इलास्टिसिटी स्टील की ज्यादा काम आती है। स्टील इज मोर इलास्टिक। स्टील क्या है आपका, मोर इलास्टिक है। देखिए मोटी सी बात है, y इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल। अब मोटी सी बात ये हो गया हमारे पास कि y किसका ज्यादा, स्टील का ज्यादा या रबर का ज्यादा। अब हमें अगर F फोर्स लगाएं तो किस में एक्सटेंशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, रबर में ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा या स्टील में ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा? रबर में। रबर में ज्यादा होगा, तो रबर का स्ट्रेन ज्यादा होगा, यानी y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, स्ट्रेन के है। तो स्ट्रेन जो है वो आपके पास स्टील में कम होगा और रबर में ज्यादा होगा, तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। यानी आपका स्टील जो है उस वो आपका ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। एनर्जी स्टोर जो है वो किसकी है, स्टील की है। इसीलिए हम आमतौर पर स्प्रिंग्स वगैरह किस चीज की बना करके चलते हैं, स्टील की बना करके। ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज और है, आपने जितने भी पाइप जो पंखे जिससे लटका रखे हैं वो पाइप से लटका रखे हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, होलो पाइप जो है मोर स्ट्रोंगर है, होलो पाइप जो है मोर स्ट्रोंगर देन सॉलिड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका ड्यू टू इलास्टिसिटी। अगर हम किसी पाइप को ट्विस्ट करें, अगर हम किसी पाइप को ट्विस्ट करें, ऐसे ट्विस्ट करें, तो कौन स्ट्रोंगर होगा, विच रिक्वायर मोर टॉर्क, जिसको किसकी जरूरत पड़े, ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़े। और बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, बस एक तो सिंपल ये कि कौन ज्यादा स्ट्रोंगर है, तो लोड स्ट्रोंगर है। और जो टॉर्क होता है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल टू R2 के पावर 4 माइनस R1 के पावर 4 डिवाइडेड बाई L के होता है। R2 और R1 क्या है, अगर मेरे पास ये होलो सिलेंडर है, होलो है, तो R1 जो है आपका क्या है, इनर रेडियस है, रेडियस। और R2 क्या है आपका, आउटर रेडियस। अगर हम सेम मटेरियल मान करके चलेंगे ना, सेम मटेरियल मान करके चलेंगे, तो ये आपका ग्रेटर मिलेगा, किससे ग्रेटर मिलेगा, R की पावर 4 अपॉन L से। ये अब अकेला मैंने R की पावर 4 क्या लिख दिया, अगर मेरे पास सॉलिड सिलेंडर होता उतने ही मास का, तो उसका रेडियस किसके बराबर होता, R के बराबर। तो अगर मैं इसके लिए टॉर्क सॉल्व करके चलता, इसके लिए टॉर्क सॉल्व करके चलता, तो ये बड़ा ज्यादा मिलेगा। तो आपके पास होलो पाइप्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड।
अब हम बीम्स बनाते हैं, इसको लोड को होल्ड करने के लिए। कैसी बीम्स बनाते हैं? ये आपका 2 दीवारें होगी, कमरे की दीवारें होगी, वॉल्स, ये बड़ी वॉल्स, और इसके ऊपर आपने छत डालने के लिए क्या लगा दिया? बीम्स लगा दी। अब बीम्स की ये लेंथ तो किसके बराबर है? एल के बराबर है। ये थिकनेस किसके बराबर है? डी के बराबर है। और ये डेप्थ किसके बराबर है? डी के बराबर। तो ये अपने ही वेट से या इसके ऊपर कोई वेट रखोगे तो ये क्या करेगी बेटा? यहाँ बीच में से हल्का सा क्या हो जाएगा आपका? क्या प्रोड्यूस हो जाएगा आपका? बीच में से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा आपका? डिप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये डिप्रेशन आपका कम से कम होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। दिस डिप्रेशन इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, या मैन डेल्टा कितना वेट लगाया? एल क्यूब डिवाइडेड बाई 4YB क्यूब। ये आपके पास डिप्रेशन। तो आपने, आपके कमरे की दीवारें तो क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर होती हैं, तो आप इस लेंथ को डिक्रीज नहीं कर सकते। वाई कांस्टेंट हो गया। अगर डेल्टा को इंक्रीज करना है, या तो ब्रेड्थ इंक्रीज करो या डेप्थ इंक्रीज करो। ये आपके पास, या तो इसकी ये वाली थिकनेस इंक्रीज करो, और ये क्या कहते हैं, ये इंक्रीज करो। अगर ब्रेड्थ डबल करते हो तो डेल्टा आपका हाफ होता है, अगर डेप्थ डबल करते हो तो डेल्टा आपका 1/8 होता है। तो क्या बेनिफिशियल है? डेप्थ को अगर हम इंक्रीज करें तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी इसको। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, ब्रिक्स तोड़ सर के, समझ नहीं आया। आप ही बता रहा हूँ बेटा, ब्रिक्स तोड़ के दिखाते हैं। तो वो क्या करते हैं, 2 एजेस के ऊपर ब्रिक रख देते हैं ऐसे ऐसे, और यहां से मारते हैं, तो ब्रिक इजीली क्या कर जाती है? ब्रेक कर जाती है, क्योंकि डेल्टा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रेड्थ होता है। पर अगर उसी ब्रिक को खड़ा रखा जाए तो, उसी ब्रिक को क्या रखा जाए? खड़ा रखा जाए तो, अब खड़ा रखा, अब यहाँ पे अगर वो हिट करें तो क्या टूट पाएगी वो? अब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। अब वो क्या हो गई? ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि डेल्टा जो है वो उसकी डी के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, राइट? ये हमारे पास जो बीम लगाते हैं छतों में, आप अपने रूम्स में अगर आपने ध्यान किया हो तो रूम्स में आपका ये इस तरह के कॉलम्स लगे हुए हैं छत में। 2-3 कॉलम रखे हुए हैं छत में, जो छत का वेट उसको बियर करते हैं। तो उनका ये हिस्सा बड़ा रखा जाता है इसके कंपैरिजन में। वो क्यों रखा जाता है कि भाई ये डेप्थ अगर बड़ी होगी तो ये आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आपका डेल्टा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? डी क्यूब के होता है। मटेरियल सेम लगना, अगर हम उस बीम को ऐसे रख दें तो भी उतना ही मटेरियल लगना है, और उस बीम को ऐसे रख दें तो मटेरियल तो उतना ही लगना है, पर इस तरह से रखने के से वो क्या हो जाती है आपकी? स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला आप लर्न कर लीजिएगा। 2 फार्मूले लिखवाए मैंने आपको, बताया मैंने आपको। एक तो आपका टॉर्क जो है ट्विस्ट शाफ्ट किसके बराबर होता है? टॉर्क टू शिफ्ट ट्विस्ट शाफ्ट इज आर्क रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय L। और जो आपका डिप्रेशन जो प्रोड्यूस होगा, डिप्रेशन जो प्रोड्यूस होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल L क्यूब डिवाइडेड बाय 4YB क्यूब।
ठीक है, और ये मैं अभी थोड़ी देर में बस 10 मिनट में मैं इसको डाल देता हूँ, ये प्रोसेस होगा थोड़ा W क्या है सर? वेट और वेट हो गया ना, W वेट हो गया, बीम का? बीम का, या बीम के ऊपर मान लो छत डल रखी है तो छत का हो गया या किसी का भी हो गया, उसके ऊपर जो भी वेट अप्लाई कर रखा है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में डाल देता हूँ, रिवाइज करो और अच्छे से आप अपना टेस्ट देना। ठीक है, डाउट नट पे मत जाना, या तो किसी पे मत जाना, डाउट नट पे मत जाना, पर फिर भी अगर आप जाने लगो तो बिना डाउट के नट के ऊपर जाए, डाउट नट के ऊपर नहीं जाना है। आप अपने फॉर्मूला, अगर गलत प्रैक्टिस भी करो तो बेहतर तरीके से करो, आप अपने फॉर्मूला शीट ओपन करना। मैं तो यूँ कहूँगा कि भाई ये तो है ही गलत बात, बट फिर भी अगर थोड़ी बहुत आप करते हो तो वैसे करनी तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो डाउट नट भाई रिक्वेस्ट कोई नहीं खोलेगा, इंटरनेट से क्वेश्चन को कोई नहीं ढूंढेगा, फार्मूला शीट से फार्मूला ढूंढ सकते हो आप, बट तैयारी करी है ग्रेविटेशन के, बहुत हमने तैयारी करवाई है, तो मोस्टली क्वेश्चन तो ग्रेविटेशन के ही आएंगे, तो आराम से उनको सॉल्व करना। राइट बेटा, थैंक यू। सर कल से स्कूल लगेगी? है बेटा, कल से स्कूल खुलेगी? स्कूल अभी नहीं खुल रहे बेटा। ठीक है। ठीक है, अब वो क्लास हमारी अब क्लास नहीं होगी आपका 9 बजे से, तो शायद नॉन मेडिकल, मेडिकल वालों का पेपर है और 10 बजे से नॉन मेडिकल वालों का पेपर है, देख लेना अपना टाइमिंग कितना है। सर ओके, जो और सर हाँ हाँ जो और बाकी की ऑनलाइन क्लासेस हैं वो नहीं होंगी अब आज? बेटा, इस टाइम ड्यूरेशन में जो भी क्लासेस हैं वो कैसे होंगी, वो तो टेस्ट, बच्चे टेस्ट दोगे ना आप लोग। हाँ सर। भाई इस ड्यूरेशन में तो कोई क्लास होनी नहीं है, जिस ड्यूरेशन में टेस्ट होना है उसमें क्लास का क्या मतलब बनता है, उस चक्कर में तो मैंने इतना अर्ली लिया बाद में। ठीक है सर। ठीक है, अगर कोई टीचर आपको क्लास देगा तो क्या कहते हैं, वो मैसेज डाल देगा अगर रीशेड्यूल करता है।